नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं चांद सर क्लासेस के तरफ से आपको निर्देशांक ज्यामिति का कोई इम्पोर्टेंट क्लासेस लेना चाहता हूं जो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। आज चांद सर क्लासेस पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा। प्रत्येक डेज यानी हम सिर्फ एक चैप्टर के लिए 3 डेज रखे हैं ताकि आपको बेहतर यानी क्या हो सके, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बेहतर तरीका से रिवाइज हो सके। अब देरी ना करते हुए सीधे आपको कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देरी न करते हुए आप जानते हैं ऑलरेडी सुगौली में चांद सर क्लासेस के नाम से हमारा 15 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है। आप आके नामांकन करें, चूंकि अब 10th के बैच स्टार्ट होने वाला है एक मंथ बाद, इसलिए आप चांद सर क्लासेस को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे कि कब क्लास चल रहा है, कब क्लास। बहुत सारे टीचर, हमारा एक बहुत बड़ा टीम है, टीचरों का टीम है जो उसमें सभी फैकल्टी के अलग अलग टीचर हैं। आप देरी ना करते हुए बस हम बात करते हैं कहाँ, क्वेश्चन पर। आप देखते हैं सबसे पहले आपको थ्योरी क्लास में हम क्या बताना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। थ्योरी क्लास में आपको थ्योरी क्लास का पहला यानी आपको थ्योरी क्लास में सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है तो आप देखो सबसे पहले हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। क्या आते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेट अगर ज्योमेट्री के बारे में देखा जाए, निर्देशांक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, कोई पूछेगा भाई निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है तो आप क्या बताओगे? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ जाओ। निर्देशांक का मतलब ये होता है कि किसी चीज को निर्देश करना, किसी चीज को निर्देश करना या किसी ऑब्जेक्ट को निर्देश करना क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। किसी चीज को क्या करना? रिप्रेजेंट करना या किसी चीज का पोजीशन को बताना क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। और ये पूरे ज्योमेट्री जो होता है वह निर्देशांक ज्योमेट्री कहलाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए आपको एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? जिसको कार्तीय तल कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब होता है कार्तीय तल। अब कार्तीय तल होता क्या है आप देखिए, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं बउआ? एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष किसको कहा जाता है तो आप कहिएगा एक्स अक्ष यानी किसको कहते हैं? क्षैतिज रेखा को कहते हैं। एक्स अक्ष किसको कहते हैं? क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अच्छा, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ये हमने कहा वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बाबू? तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं। तो वाई अक्ष को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? वर्टिकल लाइन, यानी इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब आप समझो, ये तो आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ये हो गया क्या आपका? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या हो गया भाई? क्षैतिज रेखा। ये तो आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या हो गया बाबू? क्षैतिज रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहा जाता है तो आप कहोगे सर वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। और एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब एक्स अक्ष एक और होता है भुज, और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। कोटि का इंग्लिश ऑर्डिनेट होता है।
कोटि का इंग्लिश क्या होता है? ऑर्डिनेट। और ये भुज का होता है अब्सिसा। भुज को क्या कहते हैं? एब्सिसा। इंग्लिश में भुज को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और कोटि को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। आपको पता होगा एक कोटि, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। और एक अक्ष को भुज कहा जाता है। वाई अक्ष को बबुआ क्या कहा जाए? कोटि। और एक अक्ष को क्या कहा गया? भुज। अब देखो ये एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक अक्ष और एक अक्ष और क्या हो गया? वाई अक्ष। एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है, एक अक्ष और वाई अक्ष किस बिंदु पर काट रही है? यहां काट रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक अक्ष और वाई अक्ष, एक अक्ष और वाई अक्ष, एक अक्ष और वाई अक्ष किस बिंदु पर काट रहा है? यहां पर ओ बिंदु पर काट रहा है। ये ओ बिंदु क्या कहलाता है? तो आप कहोगे बबुआ मूल बिंदु कहलाता है। अब मूल बिंदु का इंग्लिश होता है ओरिजिन कहलाता है। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बबुआ? 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। एक अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और एक अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इतना तो आपको पता हो गया। अब देखिए ये जो प्लेन बना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेन बनाया, जो प्लेन बनाया वह प्लेन क्या कहलाता है? कार्तीय प्लेन कहलाता है, यानी कार्तीय तल कहलाता है। अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना प्लेन बना, यानी प्लेन क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा कार्तीय तल कहलाता है। इंग्लिश में उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे। आप एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं? एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वह क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बबुआ? 0 0 होता है। इतना तो आपको पता हो गया होगा। इतना तो आपको पता हो गया होगा। आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। अब इतना बात हो गया तो आप जानते हैं ये हो गया कार्तीय तल। इसको हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। इसको हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। वाई अक्ष और एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष से बने यानी तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बने तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अच्छा कार्तीय तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। उसे अभी तुरंत बताए हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वह क्या कहलाता है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 होता है। इतना जान गए। अभी ये कार्तीय तल एक क्या है? कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया गया। कार्तीय तल को कितने भागों में बांट दिया गया? तो आप कहिएगा सर कार्तीय तल को कितने भाग में बांट दिया गया? तो 4 भाग में बांट दिया गया। तो कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया तो वह क्या है? तो आप जानते होंगे इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं सेकंड पाद यानी सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं थर्ड पाद यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ पाद यानी इसको क्या कहते हैं? फोर्थ पाद यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कितने क्वाड्रेंट में बट गया? तो आप देख रहे हो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब 4 क्वाड्रेंट आपको पता चल गया कि एक तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, एक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, एक हो गया फर्स्ट पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और क्या हो गया? चतुर्थ पाद। आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटेगा वह मूल बिंदु होता है। अब एक बात बताओ,
अब कार्तीय तल को बात कर रहे हो, हमारा जहां हम खड़े हैं तो इसका कोई ना कोई पोजीशन होगा। जहां हम खड़े हैं तो एक पोजीशन पर खड़े हैं। अब ये कौन सा पोजीशन पर खड़े हैं, इधर से एक्स अक्ष होगा, इधर से वाई अक्ष होगा, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर यानी कटेगा वह क्या करता है, बिंदु का कोडिंग करता है। मान लो कि यहां कोई बिंदु है, यहां कोई बिंदु है, यहां कोई क्या है, एक बिंदु है, यहां कोई एक बिंदु है जो P निर्देशांक होगा तो एक्स और वाई होगा। क्या होगा, एक्स और वाई होगा। P का क्या होगा, एक्स और वाई होगा। P का क्या होगा भाई, एक्स और वाई। कोई भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। कार्तीय तल में एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। कार्तीय तल में एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। पहला निर्देशांक x हुआ, दूसरा निर्देशांक y हुआ। पहला निर्देशांक x हुआ, पहले x होता है, बाद में क्या होता है, y होता है। आप ध्यान देना कि पहले x होगा, बाद में y, पहले x बाद में y। तो एक बिंदु के दो निर्देशांक। अच्छा, निर्देशांक को होता क्या है, आप समझो कि निर्देशांक को होता क्या है। देखो, निर्देशांक क्या होता है कि x पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी, और किस पर, y अक्ष पर चली गई दूरी। x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी को बतलाता है। x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी को बतलाता है। तो x अक्ष पर चली गई दूरी आपको पता है, इसका मूल बिंदु आप जान गए, 0 0 हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 0 हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब यहाँ P का दो कोऑर्डिनेट x और y हो गया। इसका मतलब ये देखो, मूल बिंदु से x पर चली गई दूरी x कोऑर्डिनेट को बतलाता है। मूल बिंदु से x पर चली गई दूरी, मूल बिंदु से x पर चली गई दूरी x कोऑर्डिनेट को बतलाता है। तो मान लो यहाँ P है, तब P कोऑर्डिनेट है, तब P का यानी यहाँ से x पर चली गई दूरी आ गया। तो यहाँ ओरिजिन से यानी कहाँ से, मूल बिंदु से ये दूरी जो होगा वह x होगा। मूल बिंदु से ये चली गई दूरी क्या होगा, यहाँ x का मतलब यानी उतना दूरी तय किया है, कहां से, मूल बिंदु से। और y पर तय की गई दूरी क्या होगा, ये होगा, क्योंकि y पर ये जा रहा है तो ये y होगा। और x और y जितनी दूरी तय कर रही है तो वह पॉइंट जहां जाके मिलेगा वही उस बिंदु का निर्देशांक होगा। अगर मान लो हम x पर चली गई दूरी ये हो गया और y पर चली गई दूरी ये हो गया, दोनों का कटान बिंदु कहाँ मिला, P पर, तो इसलिए उसका निर्देशांक x और y हुआ। आप एक चीज यहां समझ जाओ, एक चीज आप यहां और समझो, ये तुम्हारा आ गया एक अक्ष, ऑलरेडी आप जानते हैं, समझिएगा भाई। इसको हम कहते हैं क्या, y अक्ष। आप बढ़िया से समझिए, y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर काटा उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। यानी मान लो अगर यहाँ 3 और 4 दे दिया है, कितना दे दिया है बबुआ, 3 और 2 दे दिया है। यहाँ पर 3 और क्या दे दिया है, 2। तो इस बिंदु का कहने का मतलब, एक आप ये बिंदु है यहाँ पर जिसका A है, बिंदु A है जिसका निर्देशांक 3 और 2 है। इसके कहने का मतलब जानते हो क्या है, 3 और 2 कहने का मतलब क्या है कि x पर चली गई दूरी, ये मूल बिंदु से x पर चली गई दूरी कितना है बबुआ, है ये ना, x पर चली गई दूरी 3 यूनिट है। x पर चली गई दूरी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। और y पर चली गई दूरी, इसके सामने से यानी y पर जाएगा तो y पर चली गई दूरी 2 यूनिट है। y पर चली गई दूरी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। और 2 और 3 जिस बिंदु पर जाके मिला वही क्या होगा, उसका निर्देशांक 3 और
2 होगा। इसलिए यह निर्देशांक किसको बतलाता है कि मूल बिंदु से x पर चली गई दूरी और मूल बिंदु से y पर चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है। कौन? यानी ये रिप्रेजेंट करता है यह किसी बिंदु का निर्देशांक। किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह x पर चली गई दूरी और y पर चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक बात बताओ, ये तो मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हमने रिप्रेजेंट करवा दिया उसका। एक बात बताओ कि हमने कहा इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, इसको कितने क्वाड्रेंट में बांट दिया बबुआ? तो आप कहोगे सर हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। ये हो गया सर एक्स एक्सिस। क्या हो गया सर? इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। सर इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। सर इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। अच्छा, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, आपको बताए थे। ये सेकेंड पाद हो गया, ये तृतीय पाद हो गया, ये कौन पाद हो गया? चतुर्थ पाद हो गया। अब इसमें जो होता है आप ऑलरेडी समझ गए कि एक बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं। तो एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। तो आप कहोगे कौन कौन? एगो एक्स होता है। तो इधर देखो, इधर एक्स क्या होता है? प्लस होता है। इधर एक्स क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब ये एक्स भी प्लस होगा। और ऊपर y क्या होता है? प्लस होता है। इसमें x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। इसमें क्या होगा? देखो x इधर आओगे, यानी मूल बिंदु से जब आप बाएं के तरफ जाओगे, मूल बिंदु से किधर जाओगे? बाएं के तरफ जाओगे। अब मूल बिंदु से आप जब बाएं के तरफ आओगे, जब मूल बिंदु से आप किधर आओगे? बाएं के तरफ आओगे, तो x माइनस होगा और ऊपर y प्लस होगा। अब इसमें देखते हैं, x इधर क्या होगा? माइनस होगा और y भी क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा, इधर x क्या होगा? तो आप कहोगे सर x तो पहले प्लस होगा और नीचे आओगे सर तो y क्या होगा? माइनस होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है जब दोनों अगर x y प्लस प्लस हो तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। प्लस और माइनस और प्लस हो, माइनस और प्लस हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है -3 4 किस पाद में है? -3 और 4 किस पाद में है? तो -3 और 4 किस पाद में है? तो पहले माइनस बाद में प्लस, तो इसका मतलब ये द्वितीय पाद में है। किस पाद में है? द्वितीय पाद में। कभी कह देगा 2 और 3 किस पाद में है? तो क्या बताओगे भाई? दोनों प्लस है, x भी प्लस है। देखो यहाँ x भी प्लस है और y भी प्लस है, दोनों प्लस है। तो इसका मतलब ये प्रथम पाद में है। अब ये साइन मालूम होगा तबे ना बताओगे कि ये किस पाद में है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एक किस पाद में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इस पाद में हैं, नहीं तो आपको क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तब किस पाद में आपको पता चल गया। जैसे मान लो हमने कहा -5 -6 किस पाद में है? तो माइनस, दोनों माइनस है तो किस पाद में है भाई? तृतीय पाद में है। तो इस अगर ये साइन मालूम रहेगा तब ना आप बताओगे वो किस पाद में है, तब ना और बताओगे किस पाद में है। नहीं तो आपको पता ही नहीं है किस पाद में है। आपको पता होनी चाहिए कि यह किस पाद में है, किस पाद में नहीं है। तो इसलिए ये साइन आपको पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। कोई कहा 3 - 2 किस पाद में है? x भी प्लस और y माइनस। आप समझो y माइनस नीचे आओगे, x प्लस किधर जाओगे? इधर जाओगे, दाएं जाओगे। तो इसका मतलब दाएं जाएंगे तो x प्लस होगा और नीचे माइनस। इसका मतलब क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है? इसका मतलब ये चौथा पाद में है। आपको बताए थे प्लस और माइनस। देख लो बाबू, यहाँ
प्लस और माइनस, प्लस और माइनस किस पाद में है? तो आप कहोगे सर ये तो फोर्थ पाद में है। किस पाद में है बाबू? फोर्थ पाद में है। जैसे मान लो -2 3, तब पूछेगा तो ये किस पाद में है? अब बताओ x माइनस होनी चाहिए, तो x इधर माइनस y, यानी इसका मतलब ये सेकेंड पाद में है। अब देखो ये सेकेंड पाद में क्यों है, जरा समझिएगा। एक माइनस एक प्लस, x माइनस है, देखो x क्या है? माइनस है, x माइनस और y प्लस, तो x माइनस और y प्लस, तो किस पाद में जाएगा? सेकंड पाद में जाएगा। ये आपको मालूम होनी चाहिए, तब ये कहानी समझ में आएगा, नहीं तो ये कहानी समझ में नहीं आएगा। देखो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन बात समझ में आती नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको इंटेक्ट दे रहे हैं, ताकि ऐसा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। अब देखो ये हमने बता दिया। एक का आपने जानते हो कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो, समझना, कोई बिंदु कहाँ है? मान लो x अक्ष पर है, ये तो तुम्हारा मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर हो, y तो बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ वो x पर जा रहा है। सिर्फ किस पर जा रहा है? x पर जा रहा है। इसका मतलब y चलता तबे ना y डिस्टेंस लेते, y डिस्टेंस तो कवर ही नहीं कर रहा है। x तो x होगा, लेकिन y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई बिंदु, आप जानते हैं, जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो, जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। y निर्देशांक क्या होता है बबुआ? 0 होता है। देखो 0 हो गया y निर्देशांक, तो उस बिंदु का निर्देशांक आप देखोगे तो x और क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु क्या हो? अगर कोई बिंदु कहाँ होनी चाहिए? अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु कहाँ हो? अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो इस कंडीशन में x बराबर क्या होता है? 0 होता है। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर हो, कोई बिंदु कहाँ हो? x अक्ष पर हो, कोई बिंदु कहाँ हो? x अक्ष पर हो, तो y क्या होता है? 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, कोई बिंदु y अक्ष पर हो, तो y अक्ष सिर्फ बढ़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट, मान लो यहाँ कोई बिंदु A है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 0, और y रहेगा। तब पहले x होता है कि पहले y होता है? पहले आपका x होता है, पहले आपका क्या होता है? x होता है, बाद में क्या होता है? y। x से 0 है, y हो जाएगा, y हो जाएगा, x से 0 हो जाएगा, y हो जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि x हो जाएगा, y हो जाएगा, चूंकि x अक्ष पर कह रहे हैं। अगर कोई कहता, कोई बिंदु x अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, अगर मान लो यहाँ कोई बिंदु x अक्ष पर हो, तो उसका ग्राफ जो होगा वह y अक्ष के समानांतर जाएगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो y बराबर क्या आने वाला है? 0 आने वाला। तो y का मान 0 आता है, y का मान 0 आता है, तथा y अक्ष के समानांतर होता है, y अक्ष के
क्या होता है भाई, y अक्ष के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है बबुआ, y अक्ष के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है, y अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है y अक्ष के। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, हमने कहा कि कोई बिंदु अगर y अक्ष पर हो, कोई बिंदु कहाँ हो, y अक्ष पर हो, तो वह किसके समानांतर जा रहा है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका ग्राफ किसके समानांतर जाएगा, तो x के समानांतर जा रहा है। आप देख रहे हो किसके समानांतर जा रहा है, x के समानांतर। तो आप लिख सकते हो कोई बिंदु कहाँ हो, y अक्ष पर हो, कोई बिंदु y अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो तो y अक्ष पर हो तो उसका ग्राफ किसके समानांतर होगा, उसका ग्राफ यानी x अक्ष के समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा, x अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा, जब कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका ग्राफ x अक्ष के समानांतर आ रहा है कि नहीं, x अक्ष के समानांतर। आगे देखते हैं हम। अगर मान लो कि कोई बिंदु, हमने कहा कि एक बिंदु एक प्लेन में है, कह रहा है कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 3 और 4 है। तो कह रहा है इस बिंदु का x अक्ष से कितनी दूरी पर है, P बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, P बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर P बिंदु जो है x अक्ष से कितने दूरी पर है, ये तुम्हारा x अक्ष है, ये तुम्हारा क्या है, y अक्ष है। तो हमने कहा x अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितना, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो x अक्ष यही ना है बबुआ, इससे दूरी देख लो। तो x अक्ष से क्या, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये y को निर्देश करता है, ये y को, तो y कितना है, 4। तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 4 मात्रक की दूरी पर है। ये बिंदु P बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 4 मात्रक की दूरी पर है। हमको एक्सेस से देखना है तो x से लाइन खींच दो। अब देखो कोई कहता है कि एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु कहाँ है, यहां पर है, -3 और 7 है। अब कहा कि y अक्ष से कितनी दूरी पर है, क्या बात करता है कि आप y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y से ना ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये y अक्ष है। तो हमको y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, किससे दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से। तो हम लिखेंगे कि एक A बिंदु है, बिंदु A का y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष से दूरी क्या है, तो y अक्ष से दूरी बताओ क्या है, तो y अक्ष से दूरी जरा बताओ तो कितना है, तो y अक्ष से दूरी क्या है, ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस। x कितना यूनिट है, तो आप कहोगे 3 यूनिट, तो आंसर क्या होगा, 3 मात्रक होगा। कितना दूरी है भाई, 3 मात्रक है। y अक्ष से 3 मात्रक है और x अक्ष से कितना मात्रक है, तो x अक्ष से आपको 4 मात्रक है। अगर x अक्ष से पूछ रहा है तो y देखोगे, अगर y अक्ष से पूछ रहा है तो x से मात्रक लोगे। x का जितना भी x पर चली गई दूरी होगा वही तुम्हारा क्या होगा, उसका चली गई दूरी यानी उतने दूरी पर होगा। एक चीज आप समझाओ, अब आपको ये पता होगा कि हमको पढ़ना है क्या, दूरी सूत्र। आपको ये पता होगा कि दूरी सूत्र आपको याद होनी चाहिए, दूरी सूत्र।
यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको चाहिए। कितने बिंदुओं के बीच की दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी है, हमको इसके बीच की दूरी चाहिए। हमको इसकी बीच की दूरी चाहिए। मान लो कि एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक x1 हो गया, एक y1 हो गया, एक क्या हो गया x2 हो गया, एक क्या हो गया y2 हो गया। अब इसकी बीच की दूरी ए बी है। ओनली हम क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, प्रूफ करने की टाइम नहीं है। अब यहां देखो, हमने कहा ए बी डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि अगर आपको दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो इसके x और x में देखो, x और x में डिफरेंट होता है, y और y में डिफरेंट होता है। x और x में डिफरेंट होता है और y और y में डिफरेंट होता है, तो इसलिए x2 माइनस x1 लिखो, अच्छा x1 माइनस x2 लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर कहा कि ना भाई हमको मूल बिंदु से दूरी पता करना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी हमको एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी अगर देखना है, एक बिंदु से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, तब मूल बिंदु की दूरी अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो मूल बिंदु की दूरी आपको चाहिए, यहाँ एक निर्देशांक आपको क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ रहा है तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देख लो, मान लो कोई x है और y है, अब इसके बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मूल बिंदु की बात करेगा तब, जब मूल बिंदु की बात करेगा तब, जब मूल बिंदु की बात करेगा तब ये फॉर्मूला, जैसे मान लो कि हमने कहा 3 और 4, 3 और 4 बिंदु, 3 और 4 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 3 और 4 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप सीधे क्या करोगे, ए बी इक्वल टू क्या करोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3 का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर। जब मूल बिंदु से कहेगा निकालने के लिए तब ये कितना होगा, 3 3 9, 4 चौका 16, डायरेक्ट आपको निकलेगा 25, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5, 5 मात्रक आपका आंसर। जब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तब, क्या पूछ रहा है बबुआ, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं, हम आपको समझाते हुए आगे चलते हैं। कुछ क्या होता है, समदूरस्थ से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं बबुआ, समदूरस्थ से। अब समदूरस्थ से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कैसा होगा, कल क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, आज थ्योरी क्लास आपको दे रहे हैं। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। मान लो कि अगर कहा एक शख्स से समदूरस्थ है, मान लो कोई ये बिंदु है P, अब कहा कि ये P बिंदु से ये दो बिंदु है A और B क्या है, समदूरस्थ है। A और B क्या है, समदूरस्थ है। A और B क्या है, समदूरस्थ है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, PA बराबर PB, तो इसका स्क्वायर कर दो, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, तब बन जाएगा इस पर। यहां दूरी PB का मतलब PB PA का दूरी और PB का दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, चूंकि समदूरस्थ का बात कर रहा है। P बिंदु से A और B समदूरस्थ है, P बिंदु से A और B क्या है, समदूरस्थ है। तब P बिंदु से A और B कब समदूरस्थ होगा,
पी बिंदु से ए और बी कब समदूरस्थ होगा? तब पी बिंदु से ए और बी समदूरस्थ हैं। कब समदूरस्थ होगा? जब ये डिस्टेंस बराबर होगा, तब उस कंडीशन में वह समदूरस्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं समदूरस्थ से, तो समदूरस्थ से पूछे जाएंगे तो ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ए इतना इतना समदूरस्थ है, एक्स अक्ष से बिंदु ए इतना और इतना समदूरस्थ है, चाहे वाई अक्ष से बिंदु ए इतना और इतना समदूरस्थ है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब समदूरस्थ की बात आएगी तब पी यानी कहां से समदूरस्थ है, यानी मान लो हमने कहा, एक क्वेश्चन से समझो, एक्स अक्ष से बिंदुओं ए 3 4 और बी 1 2 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ हैं, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक क्या होगा? ये कहता है ता एक्स अक्ष से बिंदुओं इतना, ता एक्स अक्ष से कह रहा है, ता एक बिंदु P है जो एक्स अक्ष से है, एक्स अक्ष पर है। P बिंदु कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर है तो एक्स एक्स हो जाएगा। आपको ऑलरेडी जानते हैं y 0 होता है। जब एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स एक्स होगा, y क्या होगा? 0 होगा। तो ए बिंदु है यहाँ होगा 3 और 4 और बी बिंदु है यहाँ होगा 1 और 2। अब आपको ये डिस्टेंस पीए डिस्टेंस पीबी डिस्टेंस के बराबर है। पीए डिस्टेंस किसके बराबर है? पीबी डिस्टेंस के। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब हमने स्क्वायर क्यों किया? आप सोच रहे होगे चांद सर क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? देखो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप देखते हो, कौन फॉर्मूला देखते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का क्या होता है बबुआ? होल स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया ताकि ये रूट हट जाए। दोनों तरफ हमको स्क्वायर लगाने की यही मकसद थी, ताकि ये रूट हट जाए। इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को क्या करने के लिए? हटाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया पता है? हमने यूज कर दिया स्क्वायर का यूज कर दिया। अब इसका दूरी और इसका दूरी आप लिखोगे, बराबर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बताए जाएंगे। कुछ और थ्योरी होते हैं, जैसे आपको प्रूफ करने के लिए पूछ देता है संरेखीय प्रूफ करो। ये 3 बिंदुएं मान लो इस पर हैं, तो इसको संरेखीय प्रूफ करना है। मान लो ये 3 बिंदु है A B C, इसको आप संरेखीय प्रूफ करें। ये 3 बिंदुएं हैं, इसको आप संरेखीय प्रूफ करें। तो संरेखीय कैसे आप प्रूफ करोगे? हमको संरेखीय प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करोगे? तो ए बी डिस्टेंस जो है, ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस, वह किसके बराबर होगा? ए सी दूरी के बराबर होगा। तब वह संरेखीय होगा। संरेखीय होगा यानी कोलिनियर होगा। क्या होगा बबुआ? कोलिनियर होगा। कब लाइन कोलिनियर होगा भाई? जब वह ए बी प्लस बी सी, ए बी दूरी बी सी दूरी के प्लस हो और किसके बराबर हो? ए सी दूरी के बराबर हो, तब इस कंडीशन में वह संरेखीय होगा, अन्यथा संरेखीय नहीं होगा।
अब कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। आप दूरी सूत्र से क्या निकालिएगा? अगर आप दूरी सूत्र से ए बी निकाल लो, दूरी सूत्र से BC निकाल लो, दूरी सूत्र से AC निकाल लो। अगर ये दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाए, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाए, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तब वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तबे वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपसे कभी कभी पूछ देता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आप AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, अगर ये तीनों बराबर आ गए तो समबाहु त्रिभुज आप मारोगे। क्या मारोगे? समबाहु त्रिभुज मारोगे। आप AB दूरी निकालो, BC दूरी निकालो, CA दूरी निकालो, अगर तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, बराबर हो, तो वह क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा बबुआ? समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों बराबर आ जाए, तीनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तब समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप समझते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग, वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती है? वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर आ जाए, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर आ जाए। यानी वर्ग कब होगा? जब उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। सभी भुजाएं आपस में बराबर आ जाए और इसका विकर्ण बराबर आ जाए, और इसका क्या आ जाए? विकर्ण बराबर आ जाए। अगर भुजा बराबर आ जाए, AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, DA आ जाए, और इसका विकर्ण, और इसका विकर्ण बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए, AC बराबर BD, ये सब दूरी सूत्र का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है भाई? यहाँ पर किसका उपयोग होता है? तो आप कहोगे सर दूरी सूत्र का उपयोग होगा। दूरी सूत्र का उपयोग अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप समझ जाओ वर्ग है। अगर मान लो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, आमने सामने, सामने की भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर हो। क्या हो? विकर्ण, विकर्ण क्या हो? विकर्ण बराबर हो, बराबर हो तो, विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। वह क्या होगा बबुआ? आयत होगा, आयत होगा। तो वह क्या होगा बबुआ? आयत होगा। देखो ये आयत होगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, और ये विकर्ण बराबर आ जाए। विकर्ण क्या आ जाए? बराबर आ जाए। आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजा क्या आ जाए? बराबर। आमने सामने की भुजा कहने का मतलब AB बराबर CD आ जाए, अतः AD बराबर BC आ जाए, AD बराबर क्या आ जाए? BC आ जाए, और विकर्ण क्या आ जाए? AC बराबर BD आ जाए, AC बराबर क्या आ जाए? BD आ जाए। तब उस कंडीशन में वह क्या होगा आपको पता होगा? वह यानी होने वाला है आयत होने वाला है। आप देखते हैं, अगर मान लो कि हमने कहा आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, भुजाएं बराबर आ जाए, बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो,
तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, बराबर क्या हो, बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। वह कौन चतुर्भुज होगा भाई? समानांतर चतुर्भुज होगा। कौन होगा? समानांतर चतुर्भुज। देखिए सब दूरी सूत्र का अप्लाई करते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर आ गया। देखो भाई, ये आमने सामने की भुजा क्या आनी चाहिए? बराबर आ जानी चाहिए। आमने सामने की भुजा दूरी सूत्र से क्या आ जानी चाहिए? यानी ए बी इक्वल टू सी डी आ जाना चाहिए, तथा यानी ए डी इक्वल टू बी सी आ जाना चाहिए। ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। और इसका विकर्ण क्या हो जाना चाहिए? यानी विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह समानांतर चतुर्भुज होगा, अन्यथा समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समानांतर चतुर्भुज का शर्त कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए। आमने सामने की भुजाएं क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तथा उसका विकर्ण बराबर न हो तो वह पक्का है, वह क्या कहलाएगा? यानी समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। चलो एक चीज और समझते हैं, सभी भुजाएं बराबर हो जाए। सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, तथा 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 विकर्ण, तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह समचतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। यानी सभी भुजा बराबर होगा तो वह वर्ग हो जाएगा। अब सभी भुजा बराबर होगा तो खाली इससे तो पता नहीं चलेगा ना कि वह वर्ग होगा कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का भी तो सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग का भी तो सभी भुजाएं बराबर होती है, दोनों का सभी भुजाएं बराबर होती है, तब विकर्ण निकालना पड़ेगा। यानी विकर्ण इसका बराबर नहीं होता है समचतुर्भुज का, लेकिन सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। थोड़ा तिरछा होता है। यहाँ देखो इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए दूरी सूत्र से निकालना पड़ता है। और इसका विकर्ण क्या होना चाहिए? यानी विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए? बी डी। ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो आप ये दूरी सूत्र का अप्लाई करके बनाओगे। कौन सूत्र का? दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र में कैसे संरेखीय कीजिएगा आपको पता चल गया, कैसे आप समचतुर्भुज निकालना है पता चल जाएगा। ये सब दूरी सूत्र से बनाए जाते हैं। किसका? अभी दूरी सूत्र पर कहानी हम बता रहे हैं। मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलेगा आपको पता चल गया। ये सिर्फ फार्मूला के बारे में आपको डिस्कस और उसके थोड़ा बेसिक के बारे में डिस्कस हमने किया। कल से आपको इस पर क्वेश्चन मिलने वाला है। आपको बेहतर तरीका से आप इसका एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ताकि आपको बेहतर मार्क्स आ सके। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।